तो चलो भाई हमने स्टार्ट किया है मादा जनन तंत्र। क्या लगा है बेटा? फीमेल मादा जनन तंत्र को क्या कहते हैं इंग्लिश में? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अच्छा ये जो सिंबल है फीमेल का है कि नहीं है? पता है ना? ठीक है, तो हम क्या पढ़ने वाले बेटा? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, अब सुनो ध्यान से। आपको यदि याद हो तो हमने नर जनन तंत्र के मुख्यतः 4 पार्ट किए थे। कुछ याद आ रहा है? चार क्या? पहला था प्राथमिक जनन अंग, दूसरा कौन कौन सी? रट्टू तो बहुत बड़ो ठीक है, हाँ, रेडिटेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस, वेरी गुड। ठीक है, फिर हमने पढ़ी सहायक ग्रंथियां। कौन कौन सी थी बेटा? क्लियर है? शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि और दापर ग्रंथि। फिर हमने पढ़ा बाह्य जनन अंग शेष में, जिसके बारे में कल पढ़ा पेनिस में, बहुत अच्छे से समझ में आ गया, बढ़िया से। ठीक है, कि पेनिस का जो आगे का खुला हुआ भाग है सबसे शिष्ट मुंड कहते हैं। ठीक है, उसके ऊपर एक ढीला त्वचा का बलन होता है जिसे प्रिक्यूस कहते हैं या फोर स्किन कहते हैं। इसके अंदर सब 3 है ना जो अनुदैर्ध्य पेशी रज्जु होता है, 2 ऊपर की साइड में, एक नीचे। ऊपर की साइड वालों को कहते हैं कॉर्पोरा कैवर्नोसा, और जो नीचे की साइड में होता है उसे कॉर्पोरा स्पोंजोसम कहते हैं। सर कॉर्पोरा स्पोंजोसम जो होता है ना उसके अंदर मूत्रवाहिनी निकलती है, याद आया? ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर रक्तवाहिनियां पाई जाती है। सर जब पेनिस होता है ना वो सामान्य कंडीशन में होता है ना तब तो उसकी जो पेशियां है वो संकुचित होती है, और जब वो उत्तेजित होता है, एक्साइटेड होता है, इरेक्ट होता है ना, लंबा व कठोर होता है, उस कंडीशन में उसकी जो पेशियां है वो शिथिल हो जाती है, मतलब अन्य पेशियों से उल्टा। समझ में आ गया? क्लियर है? फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। अब बेटा जिस प्रकार से नर के जनन तंत्र में 4 भाग थे उसी प्रकार से मादा में भी 4 भाग होंगे। ठीक है, तो हम पहला काम क्या करने वाले हैं? चारों ही भागों के क्या कर लेंगे? नाम लिख लेंगे। क्या कर लेंगे? नाम लिख लेंगे। जो पहला जो भाग है बेटा वो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। क्या होगा? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। हिंदी में अगर मैं कहूँ तो प्राथमिक लैंगिक अंग। बेटा प्राथमिक लैंगिक अंग का काम क्या होगा? वेरी गुड, अंडाणु का निर्माण और मादा सेक्स हार्मोन का स्त्रवण। याद आया बेटा? कौन होते हैं मादा सेक्स हार्मोन? वेरी गुड, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। उनके कार्य भी अपन आगे जाके पढ़ेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे आगे जाके पूरा एमसी पूरा डिटेल से मजे से। ठीक है बेटा, आओ तो इसमें कौन आ जाएगा बेटा? इसमें आ जाएगा क्या? अंडाशय। क्या आएगा? अंडाशय। इंग्लिश में इसको कहते हैं ओवरी। क्या कहा जाता है? ओके, दूसरा जो भाग आएगा वो आएगा बेटा सहायक, सहायक नलियां, सहायक नलियां या सहायक नलिकाएं कह सकते हैं, एक्सेसरी ट्यूब्यूल्स इंग्लिश में। बेटा इसमें जो सहायक नलियां आएगी वो पहली तो होगी फैलोपियन ट्यूब, अंडवाहिनी, फैलोपियन ट्यूब है ना, अंडवाहिनी, या उसी को डिंबवाहिनी भी कहा जाता है। अभी अपन इसको भी डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फिर जो दूसरी आएगी वो दूसरी आएगी बेटा यूटेरस। क्या आएगा? गर्भाशय। वेरी गुड, क्या आएगा? गर्भाशय। और जो तीसरा आएगा वेरी गुड योनि। योनि को क्या कहते हैं? वेजाइना। क्या कहते हैं? वेजाइना। ठीक है, तो इसमें सहायक नलियां कितनी होगी? 3 होगी। बोलो क्लियर है? अभी इनको भी अपन डिटेल से विद डायग्राम पढ़ेंगे। शानदार। अबे इतना सीरियस होगी क्यों बेटी है? सीरियस नहीं होना है, वजह से पढ़ेंगे अपन। ठीक है, चलो इसके बाद जो अगला आता है बेटा वो आता है सहायक ग्रंथियां। ठीक है, सहायक ग्रंथियां, या इसके लिए मेरे हिसाब से ग्रंथि लिखना ज्यादा बेटर है, क्योंकि ऐसे आर्ट में एक ही ग्रंथि का नाम दे रखा है, वो भी पूरा डिटेल से नहीं है। अरे बात समझ में? इसमें जो ग्रंथि है वो है बच्चों बार्टोलिन की ग्रंथि। कौन सी है? बार्टोलिन की ग्रंथि। इंग्लिश में भी इसको बार्टोलिन्स ग्लैंड ही कहा जाता है। ओके, बार्टोलिन की ग्रंथि। अब इनके कार्य भी देखेंगे अपन एकदम डिटेल से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिर कौन आएगा बेटा? फिर आएंगे बाह्य, बाह्य जनन अंग। और बाह्य जनन अंग में अच्छा नर का कौन था? पेनिस। पेनिस। यहाँ पर पहला जो आएगा बाह्य जनन अंग में वो आएगा बेटा मॉन्स प्यूबिस। कौन होगा? मॉन्स
प्यूबिस। बिल्कुल टेंशन मत लेना, नए नाम सुन के ये सब आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएंगे। जब अपन पढ़ेंगे ना बेटा, अभी आगे जाके पढ़ने वाले अपन इनको डिटेल से, तो वहां आपको सब समझ में आ जाएगा। मोस्ट प्यूबिस, फिर सेकंड होगा लेबिया, लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा। फिर थर्ड आएगा लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा। एंड जो फोर्थ आएगा वो आएगा बेटा क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस। तुम्हारी जो चुप्पी है वो मेरे को ये अनुभव करवा रही है कि तुमने इससे पहले इनका नाम कभी नहीं सुना है, कभी नहीं सुना है ना। बहुत बढ़िया, आज सुन लिया और आपको कल जाके पूरा बढ़िया से समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेने का, है ना। फिफ्थ नंबर क्लाइटोरिस, और क्लाइटोरिस के बाद आ जाएगा बेटा हाइमन। क्या आ जाएगा? हाइमन। ठीक है, पहले अपन ने, आपको याद हो तो हाइलम पढ़ा था, वो कहाँ पढ़ा था? पादपों के अंदर। ठीक है, ये हाइलम नहीं हाइमन है। ओके बेटा, तो ये जो चार्ट है ये अपन आज और कल के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो पहला काम क्या करेंगे? इस चार्ट को बनाएंगे। अरे हो जाएगा फटाफट, बिल्कुल करीना। ये भी बेटा श्रोणिक क्षेत्र में उपस्थित होगा। आपको याद हो तो मैंने जब नर का बताया था तभी मैंने कह दिया था कि हमारे जो जनन अंग है वो कहाँ पे होंगे? श्रोणिक क्षेत्र में। बस फर्क सिर्फ इतना सा है कि नर में है ना बेटा, जो वृषण है वो शरीर से बाहर वृषण कोष में होता है, जबकि मादा के अंदर जो अंडाशय होते हैं ना बेटा, वो अंदर उदर गुहा में होता है। इसमें होता है, बोलो क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब सुनो, अब अपन बाह्य जनन अंग और बार्थोलिन की ग्रंथि इसको पढ़ेंगे अलग भाग में, और जो प्राथमिक जनन अंग है और जो सहायक नलिकाएं हैं इनको अपन पढ़ेंगे अलग भाग में। कुल मिला के ये जो अभी अपन ने चार्ट बनाया ना बेटा, इसको अपन दो भाग करके पढ़ेंगे। कितने भाग करके पढ़ेंगे? एक तो प्राथमिक जनन अंग और सहायक नलियां, दूसरे भाग में क्या पढ़ेंगे? सहायक ग्रंथि और बाह्य जनन अंग। बोलो क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो पहली चीज अपन पढ़ने वाले हैं क्या? प्राथमिक जनन अंग और सहायक नलियां। ठीक है, अच्छा मेन बात ये है कि ये शरीर में बाहर नजर नहीं आते, ये अंदर पाए जाते। कहाँ पाए जाते बेटा? अंदर उदर गुहा के अंदर। कहाँ होते हैं? ठीक है, मादा में कोई भी जनन अंग ऐसा नहीं है जो शरीर के बाहर किसी थैली में उपस्थित हो। जैसे नर में होता है ना, याद है, वृषण स्क्रोटम के अंदर होते हैं। ठीक है, मादा में सारे कहाँ होते हैं बेटा? कहाँ होते हैं? फीमेल के अंदर उदर गुहा। ओके बेटा, और वो भी इसी क्षेत्र में, पेल्विक रीजन। हरी बात सुन रहे? चलो आओ इधर। हाँ भाई, डायग्राम बन गया, बढ़िया। ऐसा होता है ना, कुछ गड़बड़ नहीं रही। चलो अब एक एक बात की बात। ठीक है बेटा, सबसे पहले हम बात करते हैं अंडाशय की। किसकी बात करते बेटा? क्या उदर गुहा में होता है? और उदर गुहा में होता है तो क्या ऐसे ही अपने अंडाशय जुड़े रहेंगे फ्री, या भाई जुड़े रहेंगे? ऑब्वियसली जुड़े रहेंगे बेटा, दो जगह से जुड़े रहते हैं। ये अपनी श्रोणी मेखला है, ध्यान से मेखला है, ये श्रोणी मेखला है। जो श्रोणी मेखला है ना, अपन ने 11th में पढ़ा था कि जो श्रोणी मेखला है उसकी ऐसे दीवारें होती है। तो एक तो ये जो अंडाशय है श्रोणी मेखला की दीवार से जुड़े रहेंगे, एक पीछे जो अपना पृष्ठीय क्षेत्र है ना, देखो ये पृष्ठ है और ये अदर है, ये बात तो पता है ना, तो पृष्ठीय सतह से जुड़े रहेंगे। किससे जुड़े रहेंगे बेटा? ठीक है, अच्छा किस संरचना से जुड़े रहेंगे? तो लिगामेंट होता है। लिगामेंट समझिए, पेशियां होती है, पेशियां क्या होता है बेटा? लिगामेंट। एक तो ये इस साइड से होता है और एक ये आपके गर्भाशय की दीवार से जुड़े रहते हैं, देखना ऐसा है। ठीक है, और इधर भी ऐसे ही ये क्या होंगे? जुड़े रहेंगे। किससे जुड़े रहेंगे बेटा? लिगामेंट से। और कौन सी सतह से जुड़ेंगे? तो एक तो पृष्ठीय सतह से और एक अंडाशय से, या यूं कह सकते हैं कि हमारी श्रोणिक सतह से। बोलो क्लियर है यहाँ तक? तो ये तो ये बात किसकी बेटा? अंडाशय की। अच्छा, अंडाशय के अंदर अंडाणु बनता है। ये कैसे बनता है? ये पूरी संरचना इस अंडाशय का अपन बड़ा डायग्राम बनाएंगे, आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, इसलिए अभी मैंने इसको देखो अंदर से पूरा खाली रख रखा है। ठीक है, इसके अंदर अभी कुछ नहीं बनाना है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर की संरचना अपन बिल्कुल अलग से पढ़ने वाले हैं। कौन से टॉपिक के अंदर? तो युग्मक जनन के अंदर। किसके अंदर? युग्मक। ठीक है बेटा, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। एक्चुअल में होता क्या है कि ये अंडाशय है, नाम लिखते जाते हैं, एंड टू एंड लिखते जाए। ये क्या है बेटा? ओवरी। ओवरी, ओवरी को कहता है अंडाशय। ठीक है, अच्छा ये क्या है बेटा? ये है फैलोपियन ट्यूब। पूरा नाम लिखूं तो फैलोपियन ट्यूब। हिंदी में इसको क्या कहते हैं बेटा?
अंडवाहिनी या कहते हैं इसको डिंबवाहिनी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं बेटा? डिंबवाहिनी। ये जो फेलोपियन ट्यूब है ना बेटा, इस फेलोपियन ट्यूब के भी 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। ठीक है, ये है जो सबसे पास वाला क्षेत्र है। किसके पास वाला क्षेत्र है बेटा? अंडाशय के पास वाला। इस अंडाशय के पास वाले क्षेत्र को इनफंडिबुलम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इनफंडिबुलम। हिंदी में भी इसको ये कहेंगे, क्या कहेंगे? इनफंडिबुलम। ठीक है, अच्छा, ये जो इनफंडिबुलम के बीच का यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक का जो भाग है, इस वाले भाग को देखो, आपको यहाँ पे पतला है और यहाँ पे थोड़ा पतला है, बीच में खुला हुआ नजर आ रहा है। अभी कल परसों ही मैंने आपको बताया था कि किसी भी, वेरी गुड, किसी भी नलिका की जो खुला हुआ भाग होता है उसे सर हम एम्प्यूला कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एम्प्यूला। हिंदी में क्या कहते हैं? कुंभिका। क्या कहते हैं? तो ये क्या है बेटा? ये है इसका एम्प्यूला। क्या है? एम्प्यूला। हम लोग अंधे ने इंग्लिश याद रखना है, सारी बात समझ में। और मैं बता दूं आपको मजे की बात, एम्प्यूला वह क्षेत्र है जहाँ पे निषेचन होता है। क्या होता है? निषेचन, है ना। आपके दिमाग में ये होगा कि निषेचन क्या होता है, नहीं होता है, तो मैं समझाऊंगा कैसे होता है। सारी बात समझ में। अब सुनो तुम ध्यान से। अच्छा, ये जो फर्स्ट वाला भाग है जो किससे जुड़ा होता है? गर्भाशय से। या मैं कह सकता हूँ कि गर्भाशय के सबसे समीप वाला भाग किसका बेटा? फेलोपियन ट्यूब का। वो क्या कहलाएगा? तो सर इसको इस्थमस कहते हैं। क्या कहते हैं? इस्थमस। ओके, तो फेलोपियन ट्यूब के 3 भाग हो गए। पहला कौन सा है बेटा? इनफंडिबुलम, जो कहाँ होता है? बिल्कुल अंडाशय के पास में। हरी बात समझ में। अच्छा, दूसरा एम्प्यूला, जो थोड़ा फुला हुआ भाग होता है, बीच का भाग होता है। तीसरा इस्थमस। इस्थमस क्या होता है बेटा? गर्भाशय के पास वाला या गर्भाशय से जुड़ा हुआ भाग। किसका? फेलोपियन ट्यूब का। बोलो क्लियर है? अरे समझ में आ रहा है? इस इनफंडिबुलम में आपको एक छिद्र दिखाई दे रहा होगा, देखो गोल गोल। अरे ये नहीं दिखा? एक काम करते हैं, यहाँ बड़ा धागा दिख जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये जो छिद्र आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, इसको बच्चों ऑस्टियम कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑस्टियम। और ये जालनुमा संरचना दिख रही होगी, ऐसी दिख रही है? दिख रही है जालनुमा संरचना। इसको बेटा फिम्ब्रियाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फिम्ब्रियाई, या यूं कह देते हैं फिम्ब्री। क्या कहते हैं बच्चों? फिम्ब्री। अच्छा सुनना, फिम्ब्री हो गया, ऑस्टियम हो गया, ये बात हुई किसकी बेटा? फेलोपियन ट्यूब की। अब सुनना है ध्यान से, ये जो फिम्ब्री है ना, ये फिम्ब्री एक्चुअल में आप जो समझ सकते हो कि ये जो मेरा हाथ है, ये फेलोपियन ट्यूब है। क्या है बेटा? ये फेलोपियन ट्यूब है। होता क्या है कि हर महीने दोनों में से किसी भी एक अंडाशय से एक अंडा बन के बाहर आता है ना, परिपक्व होकर आता है। हालांकि बन तो वो गर्भावस्था में जाते हैं, आपको पता है, मैंने बताया भी है। ठीक है, और आगे जाके बता दूंगा। तो दोनों में से किसी भी एक अंडाशय से अंडा बाहर निकलता है एक महीने में। तो वो अंडा जब बाहर आता है ना, तो उस अंडे को इसको कैच करना पड़ता है। अगर ये कैच नहीं करेगा तो अंडा क्या होगा? टिक जाएगा, नष्ट हो जाएगा, खत्म, है ना। तो कैच करने के लिए जो फिम्ब्री है ना, ये वास्तव में उबार पाए जाते हैं इसके ऊपर, फेलोपियन ट्यूब के ऊपर। और ये उबार जो होता है ना, ये यो करता रहता है। कैसे करता है? यो। समझ में आ रहा है? तो जब ये यो करते रहते हैं, इधर से जैसे अंडाणु निकलेगा और वो अंडाणु गिरेगा इसके अंदर। ठीक है, एक्चुअल में इसके अंदर गिरता नहीं है, और ये जब यो हिल रहा होता है ना, तो जैसे यहाँ गिरा तो वो हिल के यहाँ आ जाता है। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? छेद। कौन सा? ऑस्टियम। ठीक है, इस ऑस्टियम से अंदर जाएगा। अब अंदर जाएगा ना, तो बेटा हमारे अंडाणु में तो पूंछ होती नहीं है। अरे शुक्राणु में पूंछ होती है यार। क्या अंडाणु में गतिशीलता होती है क्या? नहीं, तो उसको धकेलना पड़ेगा। तो धकेलना पड़ेगा, तो उसको आगे धकेलने के लिए ये जो फेलोपियन ट्यूब है ना बेटा, इस फेलोपियन ट्यूब के अंदर हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिन्हें सीलिया कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? हिंदी में अगर मैं कहूँ तो पक्षमाद कहते हैं। क्या पाए जाते हैं? पक्षमाद। जो क्या करते हैं वास्तव में पक्षमाद, अभी मैंने कहा ना, अब यूं इमेजिन करना कि ये जो ना, ये अंदर की सतह है, तो पक्षमाद क्या करते हैं? यूं गति करते हैं। कैसे? यूं। तो जो अंडाणु आएगा वो आगे खिसकेगा और आगे खिसकते यहाँ पहुंचे। सारी बात समझ में। और अगर अंडाणु यहाँ पहुंचा और इधर से गति करते कौन आगे? शुक्राणु। दोनों एक ही टाइम पे आ गए। कहाँ पर? एम्प्यूला क्षेत्र में। तो निषेचन होगा, बाकी नहीं होगा। सीधी सी बात है। ठीक है, तो आगे जाके अपन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे कि क्या सभी संभोग से निषेचन होता है? क्या नहीं होता है? निषेचन केवल तभी होता है जब इधर से संभोग की क्रिया द्वारा शुक्राणु एंट्री करे और उधर अंडाणु मुक्त हो। हरी बात समझ में। दोनों एक ही समय का है ना, तभी निषेचन हो सकता है।
इसलिए सभी संभोग से या इंटरकोर्स से कभी भी निषेचन नहीं होता है। समझ आई बात? आगे बढ़ते हैं, अभी अपन आगे बढ़ते हैं, काम की बात करो, ठीक है। हाँ, अब तुम्हारे अंदर फटाक से क्यूरियोसिटी उठ गई होगी कि सर इसका मतलब कब संभोग करते हैं तो प्रेगनेंसी होती है, तो उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखो। मेरा 2 क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। पहला क्वेश्चन तो यह है कि अगर मैं इन फिमरी को काट दूं तो बताना क्या होगा, क्या अंडा इसके अंदर जा पाएगा? अंडा फटाक से नीचे गिर जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। समझ आई बात? दूसरी बात, अगर किसी महिला की फेलोपियन ट्यूब को हटा के, फिमरी रहने दे बोले, यहाँ से यहाँ की जो फेलोपियन ट्यूब है, अगर इसको हटा के वहां पे रबड़ की नली लगा दी जाए, किसकी नली लगा दी जाए? रबड़ की, तो क्या निषेचन हो पाएगा? क्यों? वेरी गुड, क्या बात है, तुम समझ गए यार। क्यों? क्योंकि शायद रबड़ की नली में तो पक्षपात होंगे ही नहीं, और जब पक्षपात होंगे नहीं तो अंडाणु गति कैसे करेगा? हमारी बात समझ, मर जाएगा बेचारा। क्लियर है? तो ये बात आपको पता चली। अब बढ़ते अपन आगे। अब आओ, तो पहली बात क्या थी? फेलोपियन ट्यूब। दूसरी बात किस पे चलते हैं? गर्भाशय। अरे तीन ही तो सहायक नलिका है, तीन ही तो फेलोपियन ट्यूब का कार्य समझ में आया। अंडाणु को यहाँ से कैच करके आता है, पहुंचाना। किससे कैच करेगा? अंडाशय से। पहुंच जाएगा कहाँ पे? गर्भाशय में। सीधी सी बात है, ठीक है। चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं। इस्टमस क्या होता है? तो इस्टमस एक संतरा भाग होता है, इसका संतरा मतलब सकड़ा। देखो आपको ये बदलाव जा रहा है, यहाँ मैंने छोटा बना दिया, हरी बात समझ, ठीक है। तो पतला भाग होता है जो गर्भाशय से जुड़ा रहता है। अब आता है अपन किस पे? गर्भाशय पे। सर जो गर्भाशय होता है ना, ये तो मैंने थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बना दिया, ठीक है। ये आपको पपीता के जैसे दिख रहा होगा, ऐसा नहीं होता है। गर्भाशय सर बहुत छोटा सा होता है, बहुत सामान्य कंडीशन में गर्भाशय बहुत छोटा होता है, तो अपन समझने के लिए बड़ा करके पढ़ रहे हैं, ठीक है। बहुत छोटा होता है, और इसकी जो शेप होती है ना, इसकी जो आकृति होती है ना, वो नाशपति होती है, नाशपति। इसके उल्टे आकार की होती है, उल्टी नाशपति के जैसे। तो ये नाशपति ऐसी तो होती है, नीचे से सकरी और ऊपर से थोड़ी, ये भी ऐसा होता है। हरी बात समझ में? उल्टी नाशपति के आकार का होता है कौन? गर्भाशय। और बेटा गर्भाशय को वॉम्ब भी कहा जाता है, वॉम्ब, है ना। एनिमल डिस्कवरी पे पहले एक आता था सीरियल इन द वॉम्ब करके, उसमें बताते थे कि पूरे 9 महीने के अंदर बच्चे में कैसे विकास होता है गर्भाशय के अंदर। तो वॉम्ब भी क्या है बेटा? वॉम्ब भी क्या है? गर्भाशय। हरी भाषा में, अपनी भाषा में इसको बच्चादानी कहते हैं। आपने सुना भी होगा बच्चादानी का ऑपरेशन, है ना। क्यों करवाना पड़ता है? धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, ध्यान से सुनना, ठीक है। अब काम की बात में, बेटा काम की बात यह है कि जो हमारा गर्भाशय है ना, उस गर्भाशय के भी 3 भाग होते हैं। कितने भाग होता है? 3 भाग होता है। गर्भाशय का जो ऊपर का फुला हुआ भाग है, इसको फंडस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? फंडस। क्या कहा जाता है? फंडस। अच्छा, ये जो बीच वाला भाग है, इस बीच वाले भाग को बॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉडी। हिंदी में अगर कहे तो काय। क्या कहा जाता है? जैसे हमारी बॉडी काया होती है ना, काय, वैसे इसको भी क्या कहा जाता है बेटा? काय कहते हैं। अबे विजय समझ आ रहा है? मैंने कहा बढ़िया, ठीक है। आओ, तेरी जिज्ञासा धीरे धीरे पूरी हो रही है। ओके, तीसरा जो भाग होता है बेटा, वो भाग होता है नीचे का बिल्कुल संकरा। संकरा मतलब सकड़ा सा, ठीक है, जो किसमें ओपन होता है बेटा? योनि में। ये नीचे वाला भाग क्या है बेटा? योनि, या इंग्लिश में अगर कहूँ तो वेजाइना, वेजाइना, ठीक है। ये जो संकरा सा भाग है ना बेटा, इस संकरे से भाग को सर्विक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्विक्स, ठीक है। गर्भाशय का नीचे वाला संकरा भाग जो योनि में खुलता है, किसमें खुलता है? योनि में। उसे बेटा सर्विक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर्विक्स। अभी ये सर्विक्स में और क्या क्या होता है 2 मिनट बाद और तुमको आएगा, अभी ध्यान से सुनना। अच्छा, अगर अपन और आगे बढ़े तो बेटा इसकी 3 बार समझ में आए, फंडस, बॉडी एंड सर्विक्स, ठीक है। हिंदी में मुझे नहीं पता है, हमने इंग्लिश ही याद रखना। मैंने तुमको पहले भी कहा था टर्मिनोलॉजी, जो टर्म है ना, शब्दावली, वो आपको इंग्लिश में याद रखना, आगे जाके बहुत काम आएगी। चलो इधर आओ, अब सुनो। अगर अपन इसकी दीवार की बात करें, आपको बहुत मोटी नजर आ रही होती है, वो वास्तव में होती है। गर्भाशय की दीवार बहुत मोटी होती है, बनानी पड़ती है। क्यों? आप खुद सोचो, पूरा 9 महीने तक बच्चा पल रहा है इसके अंदर, और अगर दीवार दुबली पतली फट गई, सारा काम खत्म हो जाएगा। मतलब क्या निकला? इसलिए भगवान ने गर्भाशय की जो दीवार है ना, बहुत मोटी बनाई है। और ये जो गर्भाशय की दीवार है 3 परतों से मिलकर बनी होती है। कितने? ये जो बाहर आपको सबसे बाहर पतली काली काली परत दिखाई दे रही है ना, इसको पेरीमेट्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पेरीमेट्रियम।
पेरीमेट्रियम, ठीक है। और ये जो आपको ब्लू ब्लू नजर आ रही है ना, मोटी दीवार, एकदम मोटी, ठीक है, मोटी सी दीवार दिख रही है, ये मोटी सी जो दीवार है, इस मोटी सी दीवार को मायोमेट्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मायोमेट्रियम। क्या आपने ये मायो शब्द इससे पहले सुना है क्या? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कब सुना है बेटा? एक दिन सुना है, गजब। और गजब, पहुंचे हो, थोड़ा और आगे बढ़ो, वेरी गुड। आपको याद है, मैंने 11वीं में पढ़ा पेशियां, पढ़ा है ना, एक्टिन और मायोसिन तंतुओं से मिलकर बनी। आ रही बात समझ में? कान खोल के सुन लेना, कहीं पे भी अगर मायो वर्ड आ रहा है ना, मायो, MYO, इसका मतलब वो पेशियों से संबंधित है। यहाँ पर जो दीवार होती है ना, वो बहुत ज्यादा पेशियों से मिलकर बनी होती है, बीच वाली दीवार, इसीलिए इसको नाम क्या दे दिया? मायोमेट्रियम। बोलो क्लियर है बेटा? ठीक है। अब अगर अपन आगे बढ़े तो ये आपको लाल कलर की दिख रही है अंदर, अरे सॉरी, लाल कलर की दिख रही है। ये जो लाल कलर की आपको नजर आ रही है ना, इस लाल कलर की दीवार को एंडोमेट्रियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? एंडोमेट्रियम। एंडो का मतलब पता है ना, अंदर ही अंदर वाली, अंदर ही अंदर वाली। और बेटा जो एंडोमेट्रियम है ना, इस एंडोमेट्रियम के भी 2 परतें होती है। कितनी होती है? 2 परतें। ये जो 2 परतें होती है ना, हाँ, हालांकि एनसीईआरटी में नहीं दे रखी है, पर हम पढ़ेंगे, मजे की बात है, इसलिए सुनना बेटा। एंडोमेट्रियम की जो बाहर वाली, या मैं कहता हूँ इसका जो आधार, जो मायोमेट्रियम से जुड़ा रहता है, उसका नाम है स्ट्रेटम, स्ट्रेटम बेसिलिस। क्या नाम है? स्ट्रेटम बेसिलिस। और जो अंदर वाला, बिल्कुल ही अंदर, अंदर मतलब गर्भाशय की जो अंदर की गुहा है ना, वहां पर जो उपस्थित होता है अंदर की साइड में, वो होता है स्ट्रेटम फंक्शनलिस। क्या होता है? स्ट्रेटम फंक्शनलिस। सुनना, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया? तो गर्भाशय की 3 परतें होती है, जो तीसरी परत होती है वो भी 2 में डिवाइड होती है। बोलो क्लियर है? अब आओ सबसे छोटा, योनि। सर योनि जो है ना, वो मादा का मैथुनांग है। क्या है बेटा? मैथुनांग। इसका मतलब जब मैथुन की क्रिया होती है तो नर का जो शिश्न होता है, पेनिस होता है, वो मादा की योनि में प्रवेश करता है। कहाँ प्रवेश करता है? इसीलिए इसको क्या कहते हैं अपन? क्या कहते हैं? मैथुनांग। हरी बात समझ में? पोपुलेटरी ऑर्गन। क्या कहा जाता है? पोपुलेटरी ऑर्गन। ये जो है ना सर, एक नलिका होती है जो पेशीय तंतुओं की बनी होती है। किनकी बनी होती है? पेशीय तंतुओं की। और मजे की बात बताता हूँ मैं, है ना। शुरुआत में सर इस योनि के ऊपर, इस योनि के ऊपर एक पतला सा पेशीय आवरण पाया जाता है, बहुत पतला होता है ना। एक बहुत पतला सा क्या पाया जाता है बेटा? पेशीय आवरण। क्या पाया जाता है? पेशीय आवरण, ठीक है। इस पेशीय आवरण को हाइमन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? हाइमन। क्या कहा जाता है? हाइमन। और ये जो हाइमन होता है, ध्यान से सुनना, ये जो हाइमन होता है, ये हाइमन या तो प्रथम बार में सेक्सुअल कोपुलेशन या संभोग किया जाता है, पहली बार जब संबंध बनाए जाते हैं तब, या फिर आजकल खेल कूद में, ठीक है, दौड़ने में, नहाने में, तैरने में, उस प्रक्रिया में जब शरीर काम करता है तो ये फट जाता है। क्या फट जाता है बेटा? हाइमन, ठीक है। और वजाइना क्या हो जाता है? ओपन हो जाता है। बहुत पतला सा होता है वैसे भी, और जब बहुत पतला सा होता है तो अपन साइकिल वगैरह चला रहे, कुछ भी कर रहे, फट ही जाता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो हाइमन जो है ना, वो किशोरावस्था के बाद में क्या हो जाता है? फट जाता है। उससे पहले तक पाया जाता है बाल्यावस्था में। हरी बात समझ में आता है? ठीक है। अच्छा, और क्या होता है कि आजकल, अच्छा, इसमें एक टेम्पोनम आता है, आपने नाम सुना कभी? वेजाइनल टेम्पोन। वेजाइनल टेम्पोन नहीं सुना क्या? उस वेजाइनल टेम्पोन को भी जब काम में लेते हैं ना, तो भी ये हाइमन फट जाता है। अरे वेजाइनल टेम्पोन नाम नहीं सुना क्या बेटा? चलो सुन लो फिर तो। वेजाइनल टेम्पोन है ना बेटा, आजकल क्या होता है कि जो खिलाड़ी वगैरह होते हैं ना, आपको पता होता है जब पीरियड आता है, ठीक है, एक्चुअल में उसको पीरियड कहते हैं अपन, पर वहां पर ब्लीडिंग हो रही होती है उस टाइम पे। शुरुआत के जो 4-5 दिन होते हैं, आप बहुत अच्छे से जानते हो इस बात को, हमारी बात समझ में। तो जो शुरुआत के 4-5 दिन होते हैं ना, उसमें ब्लीडिंग बहुत होती है ना। हालांकि 1-2 दिन ही होती है ज्यादा, तो फिर बाद में क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो वो जो ब्लीडिंग होती है ना, अगर मान लो किसी को ओलंपिक में खेलना है या कोई गेम खेलना है, स्कूल में भी खेलना है, ठीक है, और पीरियड आ रहा है, तो क्या वो उसको लेके बैठ जाएगी क्या? है भाई, आजकल महिलाएं पीछे नहीं है, ठीक है, और पीरियड को इतना दिल पे लेना ही नहीं होता है। इसीलिए जब आप यहाँ पे उतरी हुई शक्ल लेके आते हो, मैं कहता हूँ इट्स नॉर्मल,
अरे बात समझे। हाँ वो बात अलग है बेटा कि स्टार्टिंग के 1-2 दिन में पेन बहुत होता है, ठीक है, तो वो थोड़ा भारी पड़ जाता है, बाकी ये नॉर्मल थिंग है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो वो जो ब्लीडिंग होती है ना, उस ब्लीडिंग में या तो पेड काम में ले सकते हैं, सिंपल सी बात है, या तो क्या काम में ले सकते हैं बेटा, पेड, और या फिर क्या काम में ले सकते हैं, टेम्पोन। ये जो अभी मैंने बोला ना वेजाइनल टेम्पोन, क्या होता है समझाता हूँ। वेजाइनल टेम्पोन है ना, ये जैसे पेन है ना, ये कुछ होता है, ठीक है, और वो कॉटन का बना हुआ होता है। किसका बना हुआ होता है, कॉटन का, पूरी तरह से कॉटन का बना हुआ होता है। तो उसको क्या करते हैं बेटा, कि जो फीमेल होती है ना, फीमेल, उस फीमेल की योनि के अंदर जिस टाइम पे ब्लीडिंग हो रही है ना, उस टाइम पे डाल देते हैं, है ना, अंदर, ठीक है। तो वो क्या करता है बेटा कि अंदर जो ब्लड निकल के आ रहा होता है ना, उस ब्लड को एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, ठीक है, जिससे ब्लड बाहर नहीं निकलता है। एक हिसाब से वो पेड का ही कार्य कर रहा होता है, जिसका कार्य कर रहा होता है बेटा, पेड का, बट वो एडवांस है क्योंकि वो अंदर होता है। सारी बात समझ में, तो बाहर से कुछ भी पता नहीं चलता है। बाकी पेड में थोड़ा अनकंफर्टेबल भी फील होता है, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। सारी बात समझ में, तो वो खेल पे पूरा ध्यान नहीं दे पाएंगे अगर खिलाड़ी है तो, इसलिए वो क्या काम में लेते हैं, टेम्पोन। क्या काम में लेते हैं, तो वेजाइनल टेम्पोन, समझ में आया। अगर उसको भी डालेंगे अंदर तो बेटा उससे भी तो ये फटेगा हाइमन। सारी बात समझ में, तो हाइमन जो है ना, वो एक पतली सी झिल्ली होती है, वो या तो पहली बार जब संभोग किया जाता है, या फिर बेटा कोई खेल खेल रहे होते हैं, साइकिल चला रहे होते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर रहे हैं, या फिर वेजाइनल टेम्पोन अंदर डाल रहे हैं, तब क्या हो जाता है बेटा, ये फट जाता है। इसका मतलब किशोरावस्था के बाद में हाइमन नहीं होगा। हरी बात समझ में। इसीलिए एक्चुअल में होता क्या था कि पहले लोग बाग है ना, उसको वर्जिनिटी टेस्ट के रूप में काम में लेते थे। नाम सुना है वर्जिनिटी टेस्ट, कौमार्यता कहते हैं उसको हिंदी में, नहीं सुना है? अरे यार पहले जब शादी होती थी ना, तो वो टेस्ट करते थे कि इसके हाइमन है या नहीं है। अगर हाइमन है तो इसने इससे पहले किसी के साथ संबंध नहीं बनाया, और अगर हाइमन नहीं है तो ये पहले किसी से संबंध बना के आई है। भाई ये कहाँ से सही है? भाई आज जमाना चेंज हो चुका है, ठीक है, और जब जमाना चेंज हो चुका है तो भाई साहब महिलाएं सब एक्टिविटी करती है, और जब महिलाएं सब एक्टिविटी करती है तो शादी से पहले तो पता ही है? क्या ये बच्चा रहेगा क्या 18 साल तक? है सिंपल सी बात है। इसलिए जब पहले वर्जिनिटी टेस्ट करते थे ना, तो पूरी तरह से गलत था। हमारी बात समझ में है ना? नहीं सुना वर्जिनिटी टेस्ट कभी? गजब कर रही हो यार, आज पहली बार ही सुना है। अब साला तुम देखते क्या हो। वर्जिनिटी टेस्ट ना, मतलब कुंवारी लड़की है ना बेटा, कुंवारी आज के लिए बहुत दूर दूर तक नहीं है, और किसी का साथ हो भी रहा है तो ये कानूनन अपराध क्या है बेटा? कानूनन अपराध है, ठीक है। तो मैं सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ कि हाइमन अगर अनुपस्थित है, इसका मतलब ये नहीं कि वो लड़की का इससे संबंध बना के। हमारी बात समझ में बेटा, किसी भी फिजिकल एक्टिविटी से हाइमन हट जाता है। हाँ भाई विजय समझ आ रहा है रे? बस क्लियर है। अब बढ़े आगे बढ़े। तो अच्छा, योनि क्या होती है? योनि मैथुनांग मादा का। अभी 1 मिनट के लिए मैं पहले गर्भाशय के कार्य समझाता हूँ। संरचना समझ में आई? बढ़िया बढ़िया संरचना समझ में आई। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। ये जो एंडोमेट्रियम है ना, लाल कलर की दिख रही है ना आपको बेटा, ये रक्त और पोषक पदार्थ से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है? रक्त और पोषक पदार्थ से मिलकर बनी होती है। क्यों? कारण बताता हूँ बेटा। अगर यहाँ से अंडाणु आया गति करते यहाँ पहुंचा, इधर से क्या हो गया? संभोग, और संभोग से गति करते कहाँ पहुंच गया? एम्प्यूला में निषेचन होगा। अगर निषेचन हुआ, जायगोट बनेगा, जायगोट बना, भ्रूण बनेगा, तो उस भ्रूण को पोषण नहीं देना पड़ेगा। आरी बात समझ में? ठीक है। तो भ्रूण यहाँ से यहाँ पहुंचेगा तो उसका रोपण होगा। क्रम याद आया? क्या होगा? रोपण। वो रोपण यही होता है कौन से भाग में? स्टेटम फंक्शनलिस में। किसमें होता है? आप ये दोनों याद मत रखना, आप केवल ये याद रख लेना एंडोमेट्रियम में होता है। क्या होता है? एंडोमेट्रियम में। इसका मतलब अगर भ्रूण बन के आया तो उसको पोषण प्रदान करना पड़ेगा। क्या प्रदान करना पड़ेगा? तो भगवान पहले ही तैयारी करके रखे हैं। हरी बात समझ, ये अपने हाथ में नहीं है, सब सिस्टम अंदर चलता रहता है। हरी बात समझ। हालांकि इन सबके पीछे हार्मोन है, ठीक है, जो अपन आगे जाके जब मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ूंगा वहां पे बहुत डिटेल से समझूंगा। अभी केवल आप इतना समझ लो कि जो एंडोमेट्रियम है ना, इस एंडोमेट्रियम में रक्त और पोषक पदार्थ भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। किस लिए? ताकि जब भ्रूण आके यहाँ चिपके तो उसको बराबर पोषण मिल सके। बोलो क्लियर है? लेकिन होता क्या है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा हर बार तो निषेचन होता नहीं है,
और जब हर बार निषेचन नहीं होता है तो भ्रूण बनता नहीं है, और अगर भ्रूण बनता नहीं है ना तो ये जो अंदर की एंडोमेट्रियम है ये वेट करती रहती है। इसका वेट करती रहती है, पता है तुम भ्रूण का कब तक वेट करती है? जैसे पीरियड आया पहला दिन ब्लीडिंग का है, उससे अगले 28 दिन तक, नॉर्मल बता रहा हूँ मैं, ऊपर नीचे दिन हो जाते हैं, उससे अगले 28 दिन तक ये क्या करती रहती है? वेट करती रहती है कि भ्रूण आएगा छिपकेगा, भ्रूण आएगा छिपकेगा, आया ही नहीं तो 28वें दिन या 29वें दिन अंदर से टूट टूट के बाहर निकल जाता है। कौन टूट टूट के बाहर निकलती है? एंडोमेट्रियम, जिसमें क्या क्या होता है? ब्लड और पोषक पदार्थ। तो जब ये टूट टूट के बाहर निकलती है तो उसी को आप लोग पीरियड नाम देते हैं, है ना। एक्चुअल में ब्लीडिंग हो रही होती है, और ब्लीडिंग भी कोई बुरी चीज नहीं है। क्या बुरी चीज है भाई? अंदर जो है वो तो बाहर निकल रहा है, और उसको अंदर एक्चुअल में स्टोर नहीं रखा जा सकता है, बाहर भी इसलिए निकल रहा है। क्यों? क्योंकि आपने ब्लड और पोषक पदार्थों को कहीं पे स्टोर रखा है तो वहां पे बैक्टीरिया वगैरह का इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। सारी बात समझ में? तो इन्फेक्शन हो जाता है। अच्छा, ये जब टूट टूट के बाहर निकलती है तो यहाँ से बाहर निकलेगी, कहाँ से? वेजाइना से, ठीक है। इसीलिए तो पैड वगैरह काम में लेते हैं। अरे बात समझे? ये पैड वगैरह की बात में आगे जाके समझूंगा, अभी मजे की बात का हुआ। मजे की बात यह है कि अगर एक टूट टूट के बाहर निकल रहा है और आपने हाइजीन का पूरा ध्यान नहीं रखा, हाइजीन मतलब समझे? हाइजीन खाने पीने का नहीं, सफाई का, शरीर की सफाई, स्वच्छता का। अगर स्वच्छता का ध्यान नहीं रखा है तो बेटा इस वाले भाग में, सर्विक्स वाले भाग में इन्फेक्शन हो जाता है, है ना। तो जब इन्फेक्शन हो जाता है ना तो यहाँ पे कैंसर का रूप ले लेता है, और उस कैंसर को सर्वाइकल कैंसर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत में मादाओं में, फीमेल में सबसे ज्यादा होने वाला कैंसर लैंगिक भाग का, है ना, लैंगिक भाग का सबसे ज्यादा होने वाला कैंसर है बेटा सर्वाइकल कैंसर। और उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि जो गांव की महिलाएं है ना, हालांकि अब तो तुम सब एजुकेटेड हो गए, अब परिवर्तन आ रहा है, लेकिन पहले की जो महिलाएं हैं आप भी देखते होंगे वो हाइजीन का ध्यान नहीं रखती है, हर कैसा कपड़ा काम में ले लेगी। हरी बात समझ में? ठीक है, पैड मंगवाते नहीं है, हरी बात समझ में। और बॉयज अपना भी सुन लो भाई, जब शादी हो जाए, शादी तो दूर अभी बहने हैं, ठीक है, तो ये पैड वगैरह ये खरीदने में कतई शर्म नहीं करनी चाहिए, है ना। मात्र और मात्र 5 रुपए का पैड आता है, मैक्सिमम 10 रुपए का है, और 10 रुपए की आज चाय आती है। एक चाय मत पियो, पैड खरीद के दे दो। समझ में आ रहा है कुछ? क्या बुरा है क्या है? नहीं, रीजन ये है कि अगर पेड़ लगाएंगे मिला है ना तो स्वच्छता रहेगी, वहां सफाई रहेगी, क्लीन, जो भी ब्लड निकलेगा तुरंत पेड़ क्या कर लेगा बेटा? एब्जॉर्ब कर लेगा। लेकिन अगर हर कैसे कपड़ा काम पे ले रहे हैं तो कपड़ा गीला का गीला यहाँ टच रहेगा, और अगर गीला का गीला यहाँ टच पे रहा तो बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। सारी बात समझ में? और बेटा इतनी खतरनाक बीमारियां होने से अच्छा है कि पहले ही अवेयर हो जाओ, सिंपल सी बात है। नहीं तो इन चीजों में कभी शराब नहीं करनी चाहिए। कल तुम भी सुन लो, है ना, कभी मेडिकल पे जाके इसमें कतई शर्म करने की कोई जरूरत नहीं है कि भैया पैड दे, समझ में आ रही बात? ठीक है, तो घर पे अगर आपकी महिलाएं भी है, आपके मतलब मदर वगैरह, ठीक है, तो उनको भी आप पैड काम में लेने की सलाह ही दें। समझ में आ रही बात? ठीक है, इसमें कोई शर्माने वाली कतई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि बेटा फिर जब वो बीमारी का रूप लेता है ना, सर्वाइकल कैंसर, साला बहुत खतरनाक चीज है। आप देखोगे गांव में बहुत ज्यादा आजकल गर्भाशय के ऑपरेशन होते हैं, बच्चा देने का ऑपरेशन क्यों करना पड़ता है उसको? है पता है? वो इसीलिए करना पड़ता है क्योंकि अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, साफ सफाई का ख्याल नहीं रखते, है ना। और अगर इन्फेक्शन हो गया ना फिर क्या करना पड़ता है तुमको? इस गर्भाशय को पूरा काट के बाहर निकालना पड़ता है ना। और बहुत खतरनाक चीज है, 6 महीने तक तुम महिला वापस सही नहीं हो पाती, तो ठीक है। तो सर्वाइकल कैंसर समझ में आया क्या होता है? अब और मजे की बात सुनना सर, इसका मतलब आप कह रहे हो ना साफ सफाई का ध्यान नहीं रखे तो सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। तो सर बैक्टीरिया तो बाकी भी तो जा सकते हैं ना। भाई अंदर सब ब्लड वगैरह है, बैक्टीरिया अंदर घुस सकता है, कोई भी रोग कारक अंदर घुस सकता है, और इसकी दीवार में रोग हो सकता है, कहाँ हो सकता है। लेकिन भगवान ने उसके लिए फिर सिस्टम बनाया अपना, और वो धासु सिस्टम ये है कि ये जो योनि है ना, ये योनि, इस योनि का जो अंदर का माध्यम होता है ना, अम्लीय होता है। कैसा होता है? अम्लीय। इसके अंदर अम्ल का स्त्रवण होता रहता है। इसका स्त्रवण होता रहता है अम्ल का, और वो अम्ल भी ऐसा नहीं है, वो अम्ल आप नाम सुनोगे तो आप जानते हो उसको, लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल? किसमें होता है? दही में। दूध में तो लैक्टोज शर्करा होती है,
ठीक है, बिल्कुल। दही में होता है लैक्टिक अम्ल, वही लैक्टिक अम्ल यहाँ पाया जाता है। अब तुम सोचोगे सर लैक्टिक अम्ल यहाँ क्या करेगा, मैं कह रहा हूँ इसका माध्यम अम्ल ही कर देगा, जिससे कोई बैक्टीरिया वगैरह जाने लगा मर जाएगा। हरी बात समझ में, बैक्टीरिया वगैरह अंदर नहीं घुस पाएगा। मुझे की बात समझ में आई है? तो यहाँ का माध्यम क्या होता है, अम्लीय। अब सर हमारे दिमाग में किससे रिलेट कर रहे हो तुम? दही से रिलेट कर रहे हो तुम? है सर अंदर दही जमाने वाला कौन बैठा है? अरे वाह, कुछ विशिष्ट प्रकार की कोशिका होती है वो बढ़ाती है। ठीक है, सुनो तुम ध्यान से। वाह, मैं यही सुनने वाला, मैं यही सुनना चाहता था कि कोई कृपया करके ये प्रश्न तो उठाए कि सर हमने पढ़ा है वीर्य तो क्षारीय होता है और साला वीर्य को अगर यहाँ डाला गया मर जाएगा है, वह अम्लीय माध्यम है, फिर वो अंदर एंट्री कैसे करेगा? बहुत तगड़ा क्वेश्चन है तुम्हारा और इसका आंसर तुमको कल मिलेगा। ठीक है, थोड़ी जिज्ञासा बनी रहनी चाहिए, थोड़ी सी जिज्ञासा तो बनी रहनी चाहिए। हाँ, परसों मिलेगा। बिल्कुल, मनीषा ने एक बहुत अच्छी बात बोली है। मनीषा कह रही है सर इसका मतलब सीधा सीधा यह है कि कुछ तो यहाँ ऐसा होगा जिससे शुक्राणुओं की एंट्री से पहले माध्यम को क्षारीय किया जाएगा, मतलब बिल्कुल किया जाएगा। वो अपन पढ़ेंगे कब? परसों की क्लास है, परसों की क्लास है। ठीक है, अब सुनो तुम तो काम की बात है मजेदार की नहीं है? क्या ये सारी बातें तुमको पहले बता दी है ना? और गलत धारणा हो तो निकाल देना। जितने आप स्वच्छता से साफ सफाई से रहोगे आपका शरीर उतना ही ज्यादा स्वस्थ रहेगा। समझ में आ रही बात? ठीक है, अब सुनो काम की बात। ये जो अभी मैंने बताया ना इसका माध्यम अम्लीय होता है, ये अपन आगे जाके एक चैप्टर में और पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षा तंत्र। ठीक है, जो हमारे शरीर की रोगों से सुरक्षा करते हैं, उसमें भी अपन ये पढ़ेंगे शरीर शारीरिक अम्लीय स्त्राव। वहां पे मैं लिखूंगा वेजाइना के अंदर अम्लीय माध्यम है कि नहीं है? मजेदार। अच्छा सुनो, ये जो मैंने 2 लिखवाई है ना, जो प्रत्येक महीने में इसके अंदर ना एक आवर्त पीरियड, मतलब आवर्त का मतलब समझे पीरियड इंग्लिश में, पीरियडिक चेंज होता है, आवर्तीय चेंज होते हैं, आवर्तीय परिवर्तन होते हैं। सर कैसे? सुनना ध्यान से। हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के मतलब वो जो 28 दिन का पीरियड होता है उसके शुरुआत के 4 से 5 दिन या 6-7 दिन भी चल जाता है कभी कभी, कभी कभी रेयर चांस, बाकी नॉर्मली 5 दिन का होता है। उस 5 दिन में ये जो स्ट्रेटम फंक्शनलिस है ये टूट के बाहर आती है और अगले 5 के बाद कितने बचे? अरे 14 दिन के लिए कितने बचे? 9। और जो अगले 8-9 दिन होते हैं ना, उन 8-9 दिन में जो टूट के बाहर निकली है वापस बन जाए। अरे बात समझ, क्या आपने कभी सोचा है बॉयज कि केवल गर्ल्स को आयरन की गोलियां क्यों दी जाती है स्कूल में? है हमने कौन सी मॉर्निंग के बाटे पे गया साला जो हमको गोलियां ही नहीं दी जा रही है? मैं सोचता था यार, शादी आटे में पढ़ता था तब मेरे दिमाग में ये रहता था कि वो आंगनबाड़ी वाले मैडम होते हैं ना, वो आते थे और गर्ल्स को गोलियां बांटते थे, वो लाल लाल कलर की छोटी छोटी गोलियां होती थी। ठीक है, मैं सोचता था कि यार हमने ऐसा क्या गुनाह कर दिया साला बॉयज ने, जो गोलियां हमको नहीं दी जा रही होती है। और दूसरा मैं काम ये करता मेरी दीदी की जो गोलियां होती है साला लेके चबा जाता है, फर्क तो कोई पड़ ही नहीं रहा है। ठीक है, क्योंकि उस टाइम मेरे को पता नहीं था ना बेटा। ठीक है, वो आयरन की गोलियां इसलिए दी जाती है कि ये जो हर महीने ब्लड निकल रहा है ना बेटा, उसकी पूर्ति वापस हो जाए, उसकी पूर्ति वापस हो जाए। यही कारण है ब्लीडिंग होती है ना, इसीलिए महिलाओं में ज्यादातर हीमोग्लोबिन की कमी आ जाती है। अब देखना ज्यादातर जो ब्लड की कमी आएगी ना, किनमें आएगी बेटा? महिलाओं में। उसके 2-3 कारण है। पहला कारण तो ये है, दूसरा कारण महिलाएं खाने पीने में बड़ी चकचक करती है। आजकल की बालिकाएं, महिलाएं नहीं कहूंगा, आजकल की बालिकाएं दूध तो पीना ही नहीं है, दूध तो पीना ही नहीं है, ये सब्जी बनाए तो यह नहीं खाने। सर हमको तो बस पिज्जा खिला दो, बस बर्गर नहीं। उनसे कभी भी शरीर के जो न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं ना, उनकी पूर्ति नहीं होती है। तो उम्मीद है आपको मादा जनन तंत्र के 2 भाग बढ़िया से समझ में आए होंगे। कौन कौन से? कौन कौन से? सर एक तो प्राथमिक जनन अंग और सहायक नलियां है कि नहीं है दासू जी? क्या? अच्छा, बहुत सारे अपन एक्स्ट्रा नॉलेज भी पढ़ लिया है, मजेदार। ठीक है, अब फटाफट से डायग्राम बनाओ, फिर मैं लिखवाता हूँ तुरंत।